Hello and welcome back to UPSC Akhada. Constituent Assembly, its committees, important dates, data, information, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. Moving further, first of all, let us see the first general election. First general election in India were held between October 1951 to Feb 1952. तो ये डेट आपको याद रखनी है. और इससे पहले जो इंतरिम गवर्नमेंट थी, इंतरिम गवर्नमेंट के बहुत से मेंबर्स ने यहाँ पे रिज़ाइन करके अपनी अलग पार्टी बना के पार्टिसिपेट किया फर्स्ट जनरल इलेक्शन में. इन ऑल 53 पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन. यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको ध्यान रखना है कि जनसंघ के लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लीडर थे भीमराव अंबेडकर, जिसको रिपब्लिक पार्टी के नाम से भी बाद में जाना गया. और कांग्रेस प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दास टंडन ने यहाँ पे रिज़ाइन किया बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड नेहरू. आचार्य कृपलानी किस पार्टी के लीडर थे? किसान मजदूर प्रजा परिषद. और राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण, ये किस पार्टी के लीडर थे? सोशलिस्ट पार्टी. रिजल्ट की अगर बात करें तो नंबर 1 पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 सीट इनको मिली. उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI सेकेंड नंबर, देन सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जिसके लीडर थे उनको 12 सीट मिली. नोटेबल लॉसेस के अंदर सबसे पहला नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और दूसरा आचार्य कृपलानी का. ये दोनों ही पहले आम चुनाव हार गए थे. फर्स्ट चुनाव जो फर्स्ट इलेक्शन है वो लूज़ करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंटर्ड इनटू पार्लियामेंट बाय राज्यसभा, थ्रू राज्यसभा एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. उसके बाद 1954 में, ये तो हुआ 1952 में, देन 1954 में एक पर्टिकुलर सीट पे बाई इलेक्शन हुए जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया एंड देन अगेन ही लॉस्ट. सो 2 बार लगातार ये चुनाव हार गए थे और 1957 से पहले इनकी डेथ हो गई थी. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है कि नोटेबल लॉसेस हैं आचार्य कृपलानी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ये कुछ पार्टीज़ हैं. फर्स्ट जनरल इलेक्शन का बस मंथ याद रख लो कि अक्टूबर 1951 से फेब 1952 तक ये हुए. और यहाँ से UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले जनरल इलेक्शन में किस तरह से कौन सी पार्टी किस नंबर पे थी. तो आपको ध्यान रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड देन सोशलिस्ट पार्टी. आगे चलते हैं. ये टेबल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ दिए हुए हैं पार्ट्स, देन आर्टिकल्स और नाम. पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 टोटल और आर्टिकल हैं 395. सो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. जैसे सबसे पहले जो एडिशन हुआ, एडिशन कब हुआ? पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. देन एडिशन होता है पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ का, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. देन एडिशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011. देन आगे आप देखें ट्रिब्यूनल्स, अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इसके अलावा यहाँ आप ये देख सकते हैं कि पार्ट 7 इज़ नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 7 इज़ नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट वॉज रिपील्ड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956. बाकी आप ये ध्यान रखें जैसे पार्ट 5 से 5 में क्या है? यूनियन, देन स्टेट. इससे रिलेटेड पार्ट 7 नहीं है तो इससे रिलेटेड आर्टिकल 238 भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अभी नहीं है. देन वी हैव यूनियन टेरिटरीज, देन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटी मैंने बता दिया. पार्ट 10 इज़ अबाउट schedule and tribal areas. Part 20 is about amendment to the constitution which has only one article which is article 368. उसके बाद टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ स्टेट्स के लिए. और जो लास्ट पार्ट है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स. ये सब चीज़ें हैं. इसके अलावा और आप क्या ध्यान रख सकते हैं? देखो ऐसे याद रख सकते हैं इसमें एक जैसे पार्ट 14 इज़ सिलेक्शन, पार्ट 15 इज़ इलेक्शन. पार्ट 14 में कौन होंगे? जो सेलेक्ट होके आते हैं, मतलब
Part 14 is about services under the union and states, UPSC, state PCS and all. Part 15 is election. तो इस तरह से ये दो पार्ट आप याद रख सकते हैं. इसके अलावा ज़्यादा ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं. बाकी आप बार बार इस टेबल को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है. यहाँ आप ये भी याद रख सकते हैं कि पंचायत से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो 243 से स्टार्ट होके 243 ZG तक हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों मिला के. देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बाद में ऐड हुआ 243 ZH से 243 ZT तक है. ये कुछ बातें आप ध्यान रखें, क्वेश्चन में आएगा तो स्टेटमेंट से रिलेटेड आप उसको निकाल सकते हो कि कौन सा गलत है कौन सा सही है. देन लेट अस डिस्कस अबाउट द स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इनमें क्या है, वी हैव 12 स्केड्यूल्स. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कितनी स्केड्यूल थी, 8. 9th स्केड्यूल जो थी वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई और इस तरह से ऐड हो गई. ये 12 स्केड्यूल्स हैं अभी. तो जो सबसे पहली स्केड्यूल है ऑब्वियसली वो किस बारे में होगी, नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और यूनियन टेरिटरी और देयर एक्सटेंशन. तो जितने भी स्टेट हैं, जैसे अभी 28 हैं स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो इनके बारे में, इनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को जानना हो तो आप फर्स्ट शेड्यूल को देखेंगे. देन वी हैव सेकंड शेड्यूल, देन थर्ड शेड्यूल. सेकंड शेड्यूल के अंदर सबसे पहले बताया गया कि अगर आप कोई ऑफिस ज्वाइन करते हो तो आपको ये एमोलमेंट्स, अलाउंस, प्रिविलेजेस, सैलरी, ये सब मिलेगा. आपको ये सब चीज़ें पसंद हो तो आप आके ओथ ले लीजिए. ठीक है. देन प्रोविजंस रिलेटिंग टू एमोलमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे किन लोगों के नाम लिखे हैं, किस ऑफिस के नाम लिखे हैं. यहाँ आप देखेंगे 9 offices are there in second schedule and 9 offices are there in third schedule. यहाँ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको सेकंड शेड्यूल में मिलेंगे मगर थर्ड शेड्यूल में नहीं मिलेंगे, बिकॉज प्रेसिडेंट के जो रिलेटेड ओथ है, ओथ एंड अफर्मेशन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 60. ठीक है. देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, जो ये ओथ एमोलमेंट्स, अलाउंस और प्रिविलेज इनको मिलते हैं उस बारे में है. स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स, राज्यसभा से रिलेटेड, स्टेट काउंसिल से रिलेटेड, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड CAG. थर्ड शेड्यूल की अगर बात करें, ओथ एंड अफर्मेशन, तो यूनियन मिनिस्टर, द स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जो कैंडिडेट हैं आपकी तरह एस्पिरेंट हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनकी ओथ भी यहाँ लिखी हुई है. द कैंडिडेट फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जब वो जीत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं तो वो सीट ग्रहण करने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले जो ओथ लेते हैं वो भी थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है. मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड CAG. उसके बाद फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू राज्यसभा, दैट इज जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें राज्यों की भी एक अलग से सभा है. तो उस राज्यों को कितनी सीट मिलेगी उस सभा के अंदर, एक पर्टिकुलर राज्य को, ये लिखा हुआ है फोर्थ शेड्यूल में. देन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल इज रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब एंड ट्राइबल एरियाज. इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. फर्स्ट इज रिलेटेड टू SAST, फर्स्ट इज रिलेटेड टू SAST मतलब शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स. देन इट इज रिलेटेड टू TA, ट्राइबल एरियाज. तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं. TA भी कहाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन स्टेट के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजन 6th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेंगे. 7th शेड्यूल इज अबाउट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स. यूनियन के पास क्या होंगी, स्टेट के पास क्या होंगी, इस तरह से यहाँ पे डिवीजन है. फेडरेशन और जो फेडरल स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में देखने वाले हैं. देन 8th शेड्यूल रिलेटेड टू लैंग्वेजेस. 9th शेड्यूल विच वॉज एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट is related to providing some protection to laws. It means it is a saving schedule
कि जिस लॉ को फंडामेंटल राइट्स के या सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बचाना हो, जुडिशियल रिव्यू से बचाना हो, तो उसे आप 9th शेड्यूल में रख देंगे। इस तरीके से ऐड हुई। इसकी पूरी कहानी देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर में, और जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी है वहाँ ही पूरा आ जाएगा। 9th शेड्यूल जब ऐड हुई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही, तो उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 31A और 31B भी ऐड किए गए। ठीक है। देन वी हैव 10th शेड्यूल विच वॉज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, जो हरियाणा से रिलेटेड है। ये 10th शेड्यूल, यहाँ एक एमएलए हुआ करते थे गया लाल, तो उनसे रिलेटेड एक कहावत है, आया लाल गया लाल। तो ये जो फ्लोर क्रॉसिंग हुआ करती थी कि एक पार्टी से आपने चुनाव लड़े, फिर दूसरी पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, तो इस तरीके से बहुत अनस्टेबिलिटी गवर्नमेंट के अंदर आती थी, तो उसे रोकने के लिए 10th शेड्यूल ऐड की गई। देन वी हैव 11th एंड 12th शेड्यूल विच इज़ रिलेटेड टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। सो देन ये आपके सामने क्वेश्चन है 2023 जो HSC का पेपर था प्रीलिम्स का, उसमें क्वेश्चन आया। फर्स्ट शेड्यूल इज रिलेटेड टू मैच द फॉलोइंग है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। देन सेकंड इज रिलेटेड टू emoluments. Then third is related to what, oath. Fourth is related to what, allocation of seat. And fifth is administration and control of schedule areas. First A, second E. First A, second E. Then C is answer. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है आपको जो याद रखने हैं वो ये है कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया। जैसा कि आप जानते हैं, सर B.N. राव, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने दुनिया के लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रफ ड्राफ्ट किसको दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया। तो उन्होंने कहाँ से क्या फीचर बोरो किए, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कह सकते हैं आपकी 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. This statutory act of British Parliament is also equivalent to Constitution of India in length, as far as length is considered. 321 आर्टिकल, 10 शेड्यूल, ये सब कुछ इसके अंदर था। तो हमारी जो फेडरल स्कीम है वो यहाँ से ली गई। देन जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, क्योंकि अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, गवर्नर और गवर्नर जनरल, तो ये जो पावर्स हैं वहाँ से ली गई। जुडिशरी, जुडिशरी मतलब 1935 के अंदर आपने सुना होगा फेडरल कोर्ट, तो वहाँ से जुडिशियल जो प्रोविजंस हैं वो लिए गए। देन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपने सुना होगा, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशंस। देन एमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, तो यहाँ बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स 1935 एक्ट से ली गई है। देन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज़ ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ से क्या लिया गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स का मतलब ये हुआ जैसे जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है वहाँ पे जो भी मोशन लाया जाता है, रेजोल्यूशन है, उनकी प्रिविलेजेस हैं, क्या काम करने का तरीका है, रूल्स के अंदर क्या लिखा है, तो ये सारा भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एज सच कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट यहाँ बहुत सारे इनके एक्ट्स, स्टेट्यूटरी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उन सबको मिला के कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। उनके कुछ डेमोक्रेटिक कन्वेंशंस हैं, उनके कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम है, यूसेज हैं, तो उनको सबको मिला के ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो अनकोडिफाइड है, इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया हमने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैबिनेट फॉर्म ऑफ सिस्टम, ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है तो वो होगा वहाँ पे। प्रेरोगेटिव रिट्स जो आर्टिकल 32 में आप देखते हैं, तो प्रेरोगेटिव का मतलब ये प्रेरोगेटिव था किसका, किंग का, टू इशू रिट्स। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर्टिकल 105 भी हमने वहीं से लिया। देन बाइकैमरलिज्म, कि यहाँ दो हाउसेस होंगे। ब्रिटेन के अंदर क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स है और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स। जो बिल ऑफ राइट्स है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो पहले 10 अमेंडमेंट हुए उसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स।
तो फंडामेंटल राइट्स का इंस्पिरेशन हमें यहाँ से मिला. देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, ये सारे प्रोविज़न हमने कहाँ से देखे? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ आता है हम बाकी डिटेल में देख लेंगे. आर्टिकल 13, 32, तो ये सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? जुडिशियल रिव्यू ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हैं, या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें आर्टिकल 245 के अंदर और 246 के अंदर ये बता रखा है कि पार्लियामेंट का क्या एक्सटेंट है, क्या बाउंडेशन है उसकी लॉ मेकिंग पावर के ऊपर. तो यहाँ से बहुत सारे प्रोविज़न है जहाँ से हमारे कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है. जो भी लॉज पास किए हैं पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ने, उनको रिव्यू करने की पावर. बाकी ये इंस्पिरेशन, ये फीचर कहाँ से बोरो किया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहाँ है भाई, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इम्पीचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. देन रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब बातें हमने कहाँ से ली? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. और ये ईरान ने भी कहाँ से लिया ये ना? ईरान क्या, आयरलैंड, ठीक है. इन्होंने लिया स्पेन से, स्पेन. स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया डीपीएसपी का फीचर. इरिश से हमने बोरो किया डीपीएसपी का फीचर. नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या तरीका है इलेक्शन का प्रेसिडेंट का, ये सब हमने कहाँ से लिया? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से. देन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप याद करें, गवर्नर के बारे में जो प्रोविजन था कहाँ से लिया हमने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट. बट गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, ये प्रोविजन हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं है 7th शेड्यूल में 1, 2, 3. उसके बाद जो बचता है वो किसके पास जाएगा? सेंटर के पास. इंडिया में भी यही है. तो ये कहाँ से लिया हमने? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143. देन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्करेंट लिस्ट. ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन 900. इरिश कब आया था? 1937, ठीक है. कैनेडियन कब आया था? 1876 आई थिंक. ये डेट 76 है या 96 है. बट इस टाइम ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है. देन 1982 के अंदर इन्होंने इसको अपने हिसाब से इंडिजीनियस प्रोविजन इसके अंदर डाले. तो अभी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप ये नहीं कह सकते कि कोडिफाइड है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. उसमें भी ये 2-3 कुछ एक्ट हैं जो मिला के कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करते हैं. सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अगेन ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ एक कॉन्करेंट लिस्ट थी, तो कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन हमने यहाँ से लिया. फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया. देन बात आती है हिटलर साहब की. वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, फंडामेंटल राइट को कैसे सस्पेंड करें इमरजेंसी के टाइम, तो ये हमने यहाँ से लिया. यूएसएसआर की बात करें तो यहाँ पे ड्यूटीज़ हैं, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से आपको अच्छी तरह ध्यान है, इसके अंदर 3 बड़े नाम हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये हमने यहाँ से लिया. देन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 है वो. देन इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, किस तरह से इलेक्शन होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है. और जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में जो लिखा है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ. तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसे गलत नहीं करेंगे. देन लेट्स हैव ए क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये क्वेश्चन है 2023 RAS एग्जाम. The final session of the Constituent Assembly was held on 24 January 1950. So this is correct. 24 जनवरी को और भी बहुत सारे काम हुए थे. सॉन्ग, एंथम, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फाइनल सेशन.
तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसी दिन एज एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट किया गया था, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 2023 HCS प्रीलिम्स। तो यहाँ आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, कुछ इवेंट्स बता रखे हैं जिसमें सबसे पहले अंबेडकर स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 17 दिसंबर 1946 और नेशनल फ्लैग 1947, कॉमनवेल्थ 1949 एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946। तो इस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। तो 4, 1, 2, 3 C इज द आंसर। देन वी हैव 3 स्टेटमेंट आपको चूज करना है, कौन से करेक्ट हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे, जिसे संविधान दिवस भी कहते हैं, इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। इट इज़ नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। और ये 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफाइड द डिसीजन टू सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये नोटिफिकेशन नहीं दिया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का नोटिफिकेशन था। सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। देन वी हैव हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट 26 जनवरी 1950 के बाद हम एक लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में एंटर कर रहे हैं। तो ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। देन जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उससे रिलेटेड यूपीएससी ने काफ़ी सवाल पूछे हैं, तो हो सकता है आपके पास भी ये देखने को मिले। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? विच प्लेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, और इसका उल्टा। तो पहली लाइन तो गलत हो गई, बिकॉज इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, स्टेट अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। इट प्लेसेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। सो ओनली 2 इज करेक्ट। देन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था कि जहाँ भी आपको लिमिटेड गवर्नमेंट का नाम दिखे, लिमिटेड बाय, लाइक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। सो जो पार्लियामेंट की या जो आर्टिकल 13 में आप स्टेट देखते हैं, उसमें जो भी इंक्लूडेड है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर है, वो ऐसा कोई लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती दैट इज़ अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज़ लिमिटेड बाय द बिल ऑफ राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? देखो 21 कंटिन्यूसली गवर्नमेंट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विद फेडरल स्ट्रक्चर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट हु एंजॉय नॉमिनल पावर, नो, नॉमिनल पावर नो। गवर्नमेंट लिमिटेड, अगेन लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ध्यान रखें आप, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लिमिटेड गवर्नमेंट, बिल ऑफ राइट्स, ये सब चीज़ें एक ही हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअल लीगल रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अगेन लिमिटेड गवर्नमेंट, गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट्स, बिल्कुल सही है। इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर, तो ये वर्ड बिल्कुल गलत है यहाँ। सो आंसर इज 1 and 2। देन वी हैव सम इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जो आपके क्वेश्चन बन सकता है, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। तो ये जो मल्टीपल स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम है, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं बुक्स से रिलेटेड, वो सब आपके सामने है, तो आपको ये याद रखने हैं। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, श्रीमन नारायण अग्रवाल तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे ये, और गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने लिखा, और गांधी जी की जो फिलोसफी थी उसको ही ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो आप देखेंगे, अगर डीपीएस पे देखेंगे तो उसमें 3 तरीके से हमने उसको बांट लिया है कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधीयन डीपीएसपी, सोशलिस्ट डायरेक्टिव्स, लिबरल डायरेक्टिव्स। तो जब भी श्रीमन नारायण अग्रवाल का नाम आए तो आप समझ जाइए गांधी जी से कुछ रिलेटेड है। देन अतुल कोहली साहब की डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, वाइट अम्ब्रेला, ब्रेनस्वेल, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉल ब्रास, आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील किलनानी। देन डिवाइड एंड क्विट, पेंडरल मून, द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, अगेन अतुल कोहली की 2 किताबें हैं।
देन स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमेन गवर्नेंस, रजनी कोठारी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत रिनोन राइटर ऑथर। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एलन ग्लेडहिल। इंडिया आफ्टर गांधी, ये आपको पता होगा, रामचंद्र गुहा। और दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं ग्रेनवेल ऑस्टिन की, जिसमें से पहली है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस, और दूसरा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन। तो यहाँ आपका जो पहला पार्ट है वो ख़त्म होता है। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो कि आपके आर्टिकल 1 से 4 में मेंशन है। इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, किस तरह से स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए, और जो आप 2023 में भारत देख रहे हो 1950 से लेकर किस तरह से ये पूरा बनता है। दूसरा पार्ट है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कि आपके आर्टिकल 1 to 4 में है, और कैसे ये रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से मिलती है। तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देखिए 1950-51 की बात है। इस तरह से यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोविंसेस को, स्टेट्स को, जैसा कि अंग्रेज छोड़ के गए थे वैसा का वैसा हमने देख लिया कि यहाँ ये बॉम्बे स्टेट है, ये मद्रास स्टेट है, ये हैदराबाद है, ये मध्य प्रदेश है। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर रखा था उस समय। बट इट वॉज रिजल्ट ऑफ एन हिस्टोरिकल इवेंट, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाय द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ अब रीऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, बट कैसे हो ये देखना है। तो शुरुआत की अगर देखें 1950 की बात करें तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिवाइडेड था। पार्ट ए, बी, सी, डी, इन पार्ट्स में बटे थे स्टेट्स। पार्ट 6 के अंदर क्या था, पार्ट ए, जिसमें गवर्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो आपने देखा होगा 3 तरह की यहाँ पे टेरिटरी थी। पहला गवर्नर्स प्रोविंस है, दूसरा चीफ कमिश्नर प्रोविंस है, और तीसरा प्रिंसली स्टेट्स हैं। तो जो गवर्नर्स प्रोविंस थे उनको पार्ट ए में रखा गया, ये आपके सामने है। पार्ट 7 में क्या था, पार्ट बी, स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, ये वाले। पार्ट 8 में क्या था, पार्ट सी, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ। एंड देन पार्ट 9 में क्या था, पार्ट डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिस वन। अब ये स्थिति है 1950-51 की। इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6, 7, 8 के अंदर पार्ट ए, बी, सी, डी स्टेट्स थे। बट यहाँ कुछ डिमांड्स शुरू हो गई, जैसे फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट, रीजनल, अलग अलग तरीके की डिमांड हुई कि हमें अलग स्टेट चाहिए। और इसमें सबसे जो प्रोमिनेंट थी वो थी लिंग्विस्टिक प्रोविंस की, कि लैंग्वेज के नाम पे हमें रिलीजन चाहिए, रीजन चाहिए, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो इस डिमांड के साथ ही पहली कमीशन बनाई गई। कमीशन के सामने टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये थी कि पता कीजिए कि किस तरह से लिंग्विस्टिक फैक्टर को कंसीडर करके हम अलग अलग स्टेट्स बना सकते हैं। जून 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, SK धार, इसको आप धार कमीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ 3 आपके सामने कमीशन आएंगे, जिसमें से एक कमेटी है, 2 कमीशन है, ठीक है। अपॉइंटेड बाय राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 1948 की बात है, मतलब पहले जनरल इलेक्शन से बहुत पहले की बात है। चेयरमैन कौन थे, SK धार, रिटायर्ड जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। मेंबर्स आप याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। SK धार, जगत नारायण लाल और पन्ना लाल। रिपोर्ट सबमिट की 1948 के अंदर, और रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो स्टेटमेंट बना के बता दिया कि भाई धार कमेटी ने ये रिकमेंड किया था, तो आपको पता होना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। तो इन्होंने यहाँ पे इसको डिनाई कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। अब इस कमेटी की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए जयपुर में एक सेशन किया कांग्रेस ने, इसे कहेंगे JVP कमेटी, टू स्टडी द रिकमेंडेशन ऑफ धार कमीशन, ठीक है। और यहाँ पे JVP कमेटी है, कांग्रेस की बनाई हुई है, गवर्नमेंट की बनाई हुई नहीं है। तो यहाँ कांग्रेस के ही मेंबर इसके अंदर हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, और पट्टाभी सीतारामैया, ये
तीनों इस कमेटी के मेंबर हैं, 1948 के अंदर ये अपॉइंट की गई, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी, और इन्होंने यही माना जो एस के धार कमेटी ने माना, फॉर्मल रिजेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बेस्ड ऑन द लैंग्वेज। तो यहाँ दोनों जगह रिजेक्ट कर दिया गया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं बनेंगे। अब इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, और विरोध की सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी थी वो देखी गई मद्रास स्टेट के अंदर, जिसमें पोट्टी श्रीरामालू, जो आप देख रहे हैं पिक्चर, वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, डेथ ऑन 15 दिसंबर 1952। 56 डेज़ का इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। इनकी डिमांड थी कि जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं उनके लिए अलग से एक स्टेट होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इस रिवोल्ट को रोकने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने आंध्र स्टेट एक्ट 1953 पास कर दिया, मतलब पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना दिया। फोर्स्ड टू ड्यू टू रिवोल्ट क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र स्टेट, तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास स्टेट। अब जैसे ही ये पहला हो गया तो इसके बाद देश के अंदर और भी डिमांड होने लगी कि बाकी स्टेट भी बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हमारे लिए भी अलग से स्टेट बनाओ, बॉम्बे स्टेट को तोड़ के एक गुजराती स्टेट बनाओ, एक मराठा लोगों के लिए एक मराठी स्टेट बनाओ, तो ऐसी बातें आने लगी। तो इसलिए यहाँ पे अब सेकंड कमीशन बिठाया गया जिसका नाम है SRC कमीशन, दूसरा इसको कहते हैं फजल अली कमीशन। तो तीनों कमीशन इंपॉर्टेंट है, जिसमें से दो कमीशन है, एक कमेटी है। सीक्वेंस पूछ सकते हैं, रिकमेंडेशन पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। 1953 यहाँ तक सरकार बन चुकी थी, नेहरू गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और इसके जो चेयरमैन थे फजल अली जस्टिस, और मेंबर ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, मेंबर पूछे गए कई बार स्टेट PCS के अंदर, फजल अली, KM पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू। 1955 सितंबर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, और इस कमेटी को बनाने का पर्पस क्या था कि ये देखेंगे एंटायर इशू को, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन ऑब्जेक्टिवली एंड डिस्पैशनेटली, मतलब इम्पार्शियली, अनबायस्ड तरीके से बताओ कि क्या करना चाहिए। एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस। अब तीसरी कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि लैंग्वेज बेसिस हो सकता है, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता, कि एक लैंग्वेज का एक स्टेट बन जाए ये पॉसिबल नहीं है। दिस विल बी अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इनकी प्राइमरी कंसिडरेशन क्या है, यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, होमोजेनिटी, कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। बट इसी के साथ भी लैंग्वेज को भी माना जा सकता है, और इन्होंने रिकमेंड किया कि जो ABCD ग्रुप है इसको अबॉलिश कर दिया जाए, और साथ ही 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी बना दी जाए। तो इनकी रिकमेंडेशन के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ये थी पहले की स्थिति जो हमने देखी थी। ABCD कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इनको अबॉलिश कर दो, तो यहाँ ये काम शुरू हो गया। पार्ट 6 के अंदर जो पार्ट A कहा गया उसमें गवर्नर प्रोविंस रखे गए जो पहले थे, बिल्कुल इंटैक्ट है, ये अभी भी है पार्ट 6। पार्ट 7 के अंदर जो प्रिंसली स्टेट विद लेजिस्लेचर है, तो मतलब ये वाला पार्ट खत्म कर दिया गया, ये वाला पार्ट खत्म कर दिया गया, इनको इसमें मर्ज कर दिया गया, कुछ को इसमें कर दिया गया, इस तरीके से। तो पार्ट 7 which is still not there in the constitution, part 7 and article 238 are not there in constitution today. पार्ट 8 के अंदर चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया सम प्रिंसली स्टेट्स, मतलब इसमें कुछ ये आ गए, और जो ये अंडमान निकोबार है ये भी आ गया। अब इसे क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। पार्ट 9 जिसमें अंडमान निकोबार था ये वाला, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये सब चेंजेस किसने किए, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किए। पार्ट 9 में फिर उसके बाद पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद इस तरह से 1956 में हमारा देश बन गया, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। 1956 के बाद भी काफ़ी सारी डिमांड होती गई कि हमें और भी इसको बांटना है स्टेट्स को। तो उस समय 14 स्टेट थे, अभी 28 हैं, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली कुछ तो हुआ ही होगा। तो 56 के बाद की जो कहानी है वो इस तरीके से है। 1960 के अंदर बॉम्बे को स्प्लिट कर दिया गया, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ये 15वां स्टेट बना 14 के बाद। 61, 62, 63, 66 के अंदर हरियाणा, हिमाचल, देन हिमाचल प्रदेश कन्वर्टेड इनटू स्टेट फ्रॉम UT, 18 स्टेट। देन वी हैव 72, 75, 87, 200,
14 के अंदर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। 19 के अंदर आपको पता है JNK और लद्दाख को यूटी बना दिया गया। और 20 के अंदर बाय मर्जर एक्ट ऑफ 2019 दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को दो सबको मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और आज 2023 में हमारे सामने ये स्थिति है, जिसके अंदर देखो ये जम्मू एंड कश्मीर, देन गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इस तरीके से यहाँ पे 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये तो हमारा हुआ एक पार्ट कि रीऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हुआ, क्या कमीशंस थी। अब हम देखते हैं कि इसकी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है। कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड प्रोविज़न है 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया दैट इज़ भारत, इस डिबेट में आपको नहीं जाना, इसके दो नाम हैं इंडिया और भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। द स्टेट्स एंड टेरिटरी शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये आपने देख लिया, फर्स्ट शेड्यूल में जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का वो मेंशन है। और इंडियन टेरिटरी, टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज कि इंडिया के अंदर आएगा क्या, पहला स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज, तीसरा कोई अगर ऐसी टेरिटरी एक्वायर कर ली हो इंडिया ने तो वो भी आपको उसमें किस में काउंट करोगे आप, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। और एक्वायर कैसे होगी वो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, वॉर, ट्रीटी या गिफ्ट या सिसेशन, किसी भी तरीके से आप इसमें एंटर करवा सकते हो। ये तो बताता है कि इंडिया एट ए पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है। और आर्टिकल 2 बताता है कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से मे बाय लॉ, जब भी मे बाय लॉ लिखा हो तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं करना। पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक फिट। जो भी इनको सही लगे उस हिसाब से उन कंडीशन पे एडमिट कर सकता है, एस्टेब्लिश कर सकता है नए स्टेट्स। ठीक है, देन वी हैव आर्टिकल 2A विच इज़ नॉट देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ था, सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को यूनियन के अंदर मिलाया गया था। और फिर उसके बाद में ये क्या कहलाया, एसोसिएट स्टेट। ये था 1974 के अंदर। और 1975 के अंदर ही इसको एसोसिएट से पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया बना दिया गया, मतलब ये परमानेंट स्टेट हो गया फिर। तो ये एसोसिएट स्टेट का जो स्टेटस मिला था आर्टिकल 2A ऐड करके उसको हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट एक्ट 36 से। तो अभी आपको 2A आपको देखने को नहीं मिलेगा। और सिक्किम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 3 क्या कहता है, पार्लियामेंट को बहुत सारी पावर देता है। मे बाय लॉ मतलब अगेन बाय सिंपल मेजोरिटी। यहाँ क्या हो सकता है, फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम द एनी स्टेट। जो इंटरनल रीअरेंजमेंट है वो किया जा सकता है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। कि जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जो MP से निकाला गया तो वो हो सकता है। या हम बात करें कि उत्तराखंड वो अलग किया गया तो वो हो सकता है। JNK का थोड़ा सा अलग मसला है, आर्टिकल 370 से रिलेटेड है वो। तो इस तरीके से जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाला गया, तो यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं पार्लियामेंट में बाय लॉ विद इन द कंट्री यूनाइटिंग 2 or more स्टेट, पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इंक्रीज एरिया, डिक्रीज एरिया, अल्टर द बाउंड्री, चेंज द नेम। और इसके अंदर जहाँ भी ये स्टेट लिखा है इसका मतलब आप समझेंगे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के साथ भी ये हो सकता है। अब 5th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से थोड़ा सा प्रोटेक्शन की दिया गया स्टेट्स को, कि भाई यहाँ तक आप देख रहे हैं तो इसमें स्टेट्स का तो कोई रोल ही नहीं है। मतलब द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट डिपेंड्स ऑन द पार्लियामेंट। कि पार्लियामेंट जब चाहे राजस्थान का नाम कुछ और कर सकती है, नागालैंड का नाम कुछ और कर सकती है। नागालैंड के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाला है तो इसके अलावा कुछ और भी निकल सकता है, या उनकी बाउंड्री अल्टर हो सकती है। तो ये यहाँ स्टेट्स को कोई थोड़ी बहुत भी पावर नहीं थी। 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 से स्टेट्स को थोड़ी सी एक सेविंग क्लोज दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि इस तरह का कोई भी बिल आएगा तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा।
प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन, और प्रेसिडेंट जो कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देंगे, उस टाइम पीरियड में वो अपनी एडवाइस देंगे, अपनी रिकमेंडेशन देंगे, और वो टाइम पीरियड ख़त्म होने तक उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं दी तो ये बिल पास हो जाएगा और उनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है। तो उनकी भी राय जानने का एक तरीका यहाँ ढूंढ लिया गया। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 से बताया कि ये जो प्रोविज़न है, दिस प्रोविज़न डू नॉट अप्लाई टू यूनियन टेरिटरी, तो मतलब यूनियन टेरिटरी से किसी तरह के रिकमेंडेशन, एडवाइस और पूछताछ नहीं की जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 सिंपली सेज दैट कि जब भी आप ऐसा कुछ करोगे आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग, तो आपको फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको आर्टिकल 368 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आर्टिकल 4 में बता रखा है कि ये पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी कैन चेंज एल्डर, बाउंड्री, नेम, इंक्रीज, डिक्रीज, ये सब कर सकता है। और इसके लिए जो कॉन्सिक्वेंशियल लिखा है ना यहाँ पे, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल, कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस अगर करने हो फर्स्ट शेड्यूल में, फोर्थ शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल इज रिलेटेड टू द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू द सीट्स ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने ये थर्ड आर्टिकल देखा, इसमें कहीं ये लिखा है क्या कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ पार्ट इंडिया का किसी दूसरे कंट्री को दे सकता है? आप देख पा रहे हैं कहीं लिखा है ऐसा? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है बेरूबारी केस के अंदर कि आर्टिकल 3 का मतलब ये है क्या कि कुछ पार्ट हमारा इंडियन टेरिटरी का फॉरेन कंट्री को दे सकती है पार्लियामेंट। तो ये सवाल उठता क्यों है? सबसे पहली बात तो कि रेड क्लिफ जो अवार्ड था, जो रेड क्लिफ अवार्ड आप जानते हैं किस लिए था? बाउंड्री कमीशन थी ये, कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और दो जगह पार्टीशन हुए थे, एक पंजाब का, एक बंगाल का। तो इन्होंने 1947 में अवार्ड दिया था। इसके बाद में कुछ डिस्प्यूट आए तो ये बग्गा अवार्ड आया 1950, तब भी डिस्प्यूट सोल्व नहीं हुआ। तो 1952 के अंदर पाकिस्तान ने क्लेम किया कि एक जलपाईगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर एक जगह है, पहले क्या था, जो ये पार्टीशन हुआ था उसमें जो बाउंड्री का डिमार्केशन हुआ था वो थानों के हिसाब से होता था कि एक पर्टिकुलर थाना इस कंट्री का है, दूसरा थाना इसका है। तो यहाँ एक थाना है बेरूबारी, यूनियन नंबर 12। तो बेरूबारी यूनियन नंबर 12 किस में आएगा ये क्लियर नहीं था। तो इसके लिए नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड फिरोज़ खान नून एग्रीमेंट हुआ 1958 के अंदर कि भाई हम क्या करते हैं, कुछ एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर मान लो आपको लगता है कि आपका पार्ट इसके अंदर है या हमारा पार्ट आपके पास आ गया है तो एक्सचेंज हो जाएगा। बाउंड्री सेटल करने का एक तरीका था ये, और ये चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो जाए, कि गवर्नमेंट कह दे और ये हो जाए। तो ये मामला चला गया, काफ़ी रिवोल्ट हुआ कंट्री के अंदर कि अगर सरकार के पास फुल मेजोरिटी है तो क्या वो इंडिया की टेरिटरी ही दूसरों को देने लगेगी। तो प्रेसिडेंट को लगा कि ये मुद्दा क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है, तो इसे क्यों ना सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 3 में ऐसा हो सकता है क्या। तो यहाँ कंटेंशन क्या थी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो सकता है, आर्टिकल सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपको कोई पार्ट कंट्री का देना है तो 368 से ही दे सकते हैं, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट करके ही दे सकते हैं। और ये तरीका नहीं अपनाना तो आप एक काम करें, आर्टिकल 3 को ही अमेंड कर दें। आर्टिकल 3 में फिर दिखाता हूँ आपको, इसको ही अमेंड करके यहाँ कहीं लिख दें एफ कि भी हम दे सकते हैं। उसके बाद आपसे आराम से पार्लियामेंट में बाय लॉ इसको कर सकता है। बट इस पर्टिकुलर केस में तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना ही होगा। तो यहाँ 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ और इससे ये मामला सेटल करने की कोशिश की गई। बट उसके बाद 1971 के अंदर पार्टीशन हो जाता है पाकिस्तान का, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन जाता है। फिर बांग्लादेश के साथ हमारा कुछ डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, उसको किया गया 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिसके अंदर कुछ एनक्लेव्स थे वो बांटने थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सो 74 में एग्रीमेंट हुआ इंडिया बांग्लादेश के बीच में। 2011 में प्रोटोकॉल साइन हुआ जिसके अंदर कुछ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल जो स्टेट्स थे इनसे कॉन्फ्रेंस ली गई कि आपके कुछ एरियाज हम एक्सचेंज कर रहे हैं। और उसके बाद 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 2015 से काम हो गया। सो दिस वाज अबाउट द यूनियन एंड टेरिटरीज। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन
Parliament is empowered to alter the boundary of any existing state of the India. So ये बात बिल्कुल सही है. Bill pertaining to alteration of the boundaries of existing state can be introduced only in Lok Sabha. तो ये बात गलत है, कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है दोनों हाउसेज में. So 1 is answer. Boundary of state in India can be altered by procedure 368. नहीं, पार्लियामेंट में बाय सिंपल मेजोरिटी कर सकता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के अंदर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, तो ये बात सही है. देन बी इज राइट. 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एज यू ऑल नो, जो सिक्किम था उसको फुल स्टेट बनाया गया, स्टेटहुड दिया गया 1975 के अंदर. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के अंदर. हरियाणा बना 1966 के अंदर और गुजरात बना 1960 के अंदर. तो यहाँ आंसर हो जाता है आपका 2431. B is answer. The next topic is preamble of the constitution. So in front of you is the text of preamble of the constitution after 42nd constitutional amendment act 1976. So ये text है. यहाँ इसके एनालिसिस में हम नहीं जाएंगे. यहाँ से आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन होगा. द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक. तो ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर है, ये वर्ड ऐड किए गए इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. इसी के साथ यहाँ पे एक वर्ड है इंटीग्रिटी, ये भी ऐड किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनका सीक्वेंस क्या है. उसके बाद ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इनका सीक्वेंस क्या है और कितने तरह के जस्टिस हैं. जैसे 3 तरह के हैं. देन लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. देन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो इक्वलिटी 2 प्रकार की है. तो ये सब चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जा सकती हैं. तो 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं. मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे चेंजेस में किए गए थे, तो उसमें यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट से प्रीएम्बल के अंदर भी चेंजेस किए. देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. तो अगेन जो बेरूबारे हमने डिस्कस किया, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ए की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर, बट इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसके आगे से स्टार्ट होता है, लाइक आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसे 395 तक. तो प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. केशवानंद भारती केस आपको पता है 1973, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. इसमें कहा गया कि प्रीएम्बल, अगेन इसकी तारीफ की गई, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस इन द प्रीएम्बल एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पार्ट है. और क्योंकि केशवानंद भारती की जो बेंच थी वो 13 जजेस की थी, तो इन्होंने जो कह दिया वो फाइनल है. क्योंकि इंडिया में अभी तक केवल एक ही बेंच 13 जजेस की है, और इसके जो रूलिंग्स हैं, जो इन्होंने कह दिया, उसको ओवर रूल करने के लिए इससे बड़ी बेंच चाहिए. तो जो बाद में आए उन्होंने क्या कहा होगा, इन्होंने भी ये कहा ठीक है, पार्ट है, पार्ट है, ख़त्म बात. उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ प्रीएम्बल, अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता. बेरूबारी केस में कहा गया पार्ट ही नहीं है तो अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता. केशवानंद भारती में कहा गया पार्ट है, अमेंडमेंट हो सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता. ये हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर में कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मैंने बताया आपको, सोशलिस्ट, सेकुलर और जो इंटेग्रिटी वर्ड है ये ऐड किए गए. और मिनर्वा मिल्स जो केस था 1980, वो बेसिकली क्या था, टू जुडिशली रिव्यू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. इन्होंने भी प्रीएम्बल के इन चेंजेस को वैलिड कहा कि सोशलिस्ट सेकुलर अगर नहीं लिखते तो भी हम सोशलिस्ट सेकुलर ही थे. तो इससे कोई बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं हुआ. इंटेग्रिटी वर्ड भी ठीक है. तो इट मीन्स Parliament has the power to change any part, any provision of the constitution, including preamble, but not the basic structure. Then question is preamble justiciable, enforceable? No, it is not legally enforceable. It is not legally enforceable and it is not justiciable in a court of law. कि प्रीएम्बल में कुछ लिखा है और आप कोर्ट चले गए कि प्रीएम्बल में लिखा था ये और गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया, तो कोर्ट विल नॉट एंटरटेन. ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन.
26 जनवरी 1950 को हमारा स्टेटस क्या था प्रियम्बल का, तो वो था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि ये दो वर्ड तो बाद में जोड़े गए थे। माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, कितने मेंबर थे, 399, बाद में कितने हो गए 289, तो इतने लोगों को अगर माइंड्स को देखना हो तो आप क्या एक डॉक्यूमेंट है जिसे आप बता सकते हैं, वो है प्रियम्बल। लीगल नेचर क्या है प्रियम्बल का, इट इज़ एनफोर्सेबल, नहीं। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल, यस। इट मे बी एनफोर्स्ड इन स्पेशल, नहीं। तो बी इज आंसर। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ लीगल इफेक्ट, गलत बात, लीगल इफेक्ट नहीं है इसका। नॉट ए पार्ट, ये भी गलत बात है क्योंकि पार्ट है, केशवानंद भारती केस में कह दिया था। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट, नहीं। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि यही बचता है तो यही आंसर है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। अगर यहाँ लिखा है सेकुलर, तो अदर पार्ट में क्या है, आर्टिकल 25 से 28, इसके साथ अगर देखेंगे तो ये इसका कोई लीगल इफेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। नॉट एम्बॉडिड इन द प्रियम्बल, क्या नहीं है प्रियम्बल के अंदर, लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, बट इकोनॉमिक लिबर्टी की बात कहीं नहीं की गई। आप देखेंगे इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी दैट ऑर्डर हैज़ बीन मेंशन इन द प्रियम्बल। जस्टिस हैं 3, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। उसके बाद लिबर्टी है 5 वर्ड्स हैं, इक्वलिटी है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी 2 हैं, और फ्रेटर्निटी 1, तो आंसर इज ए। हु द फॉलोइंग स्कॉलर कॉन्सेप्चुलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए सीमलेस वेब, किसने बोला ऐसा, तो ये भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस का है, तो इसका आंसर होगा ग्रेनवेल ऑस्टिन, जिनकी 2 किताबों के बारे में हमने डिस्कस किया। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।